नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जो कैंडिडेट्स प्रवक्ता भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में मैंने जो भारतीय शिक्षा का इतिहास से संबंधित आपका सिलेबस है उसके सभी प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया है। इससे पहले मैंने विभिन्न शीर्षकों पर कई सारे वीडियो अपलोड किए थे, वो आपने देखे होंगे। आज के इस वीडियो में केवल प्रश्न उत्तरों को हम देखेंगे। जितने भी जो टॉपिक भारतीय शिक्षा के इतिहास से संबंधित हैं, जो आपके अभिरुचि के पेपर में पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में लिया है। ठीक है, आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम प्रवक्ता भर्ती की जो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसके जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी हम इसमें पुनरावृत्ति करेंगे। इसमें भारतीय शिक्षा के इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने एक ही वीडियो में लिए हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ, आगे चलते हैं। हाँ, सबसे पहले प्रश्न विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग से। ठीक है, अभ्यास प्रश्नों को हम देखेंगे। पहला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? तो पहला ये किया गया था 4 नवंबर 1948 को। भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 4 नवंबर 1948 को किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राधाकृष्णन आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी? तो राधाकृष्णन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी भारत सरकार को 25 अगस्त 1949 को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में उच्च शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखे जाने की बात कही गई थी? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में उच्च शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में रखे जाने की बात कही गई थी। अगला प्रश्न, उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया था? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग के द्वारा दिया गया था। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम प्रश्नों को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न, उनको देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव पर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई थी 1987 ईस्वी में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षा की बात कही गई थी? ठीक है, किस शिक्षा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षा की बात कही गई थी? तो ये कही गई थी कंप्यूटर शिक्षा की बात पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कही गई थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य योगदान है। ठीक है, तो इसका है मुक्त विश्वविद्यालय या नवोदय विद्यालय एवं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो मुख्य योगदान है, एक तो मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना, नवोदय विद्यालयों की स्थापना और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख योगदानों में से एक है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रतिवेदन कितने खंडों में तैयार किया गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रतिवेदन 12 खंडों में तैयार किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या क्या सुझाव दिए गए थे? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सुझाव दिए गए थे कंप्यूटर शिक्षा का, ग्रामीण विश्वविद्यालय का एवं राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? किस किसके द्वारा की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा राममूर्ति समिति 1990 के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, DIET डाइट्स की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो डाइट्स की स्थापना की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर। अगला प्रश्न, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? तो ये वर्ष 2000 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी 1990 तक। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य क्या रहे हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य रहे हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, शिक्षा का समान अवसर एवं भाषाओं का विकास। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? समग्र शिक्षा प्रणाली को सुधारना। अगला प्रश्न, त्रिभाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फॉर्म दिया गया था NPE 1968 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के द्वारा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 के द्वारा त्रिभाषा सूत्र दिया गया था। अगला प्रश्न, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना किस शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण घटक है? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का महत्वपूर्ण घटक है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। आगे चलते हैं। हाँ, अब हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 23 सितंबर 1952 को। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अन्य सदस्यों के नाम बताइए। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अन्य सदस्य थे डॉक्टर श्रीमाली, श्रीमती हंसा मेहता, डॉक्टर केनेथ श्रस्ट, विलियम जॉन क्रिस्टी, डॉक्टर के श्री सैयदन, श्री MT व्यास, डॉक्टर AM। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं, आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र क्या था? भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों की जांच करना एवं उनके विषय में रिपोर्ट देना और उसके पुनर्गठन एवं सुधार के संबंध में सुझाव देना, ये मुदालियर कमीशन का उद्देश्य था या माध्यमिक शिक्षा आयोग का उद्देश्य था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब प्रेषित की? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट 29 अगस्त 1953 को सरकार को प्रेषित की। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया है? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में विभाजित किया। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण हेतु क्या सुझाव थे? तो माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण हेतु व्यक्तित्व का विकास, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, नेतृत्व शक्ति का विकास, व्यावसायिक कुशलता का विकास, ये प्रमुख सुझाव थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव
दिया किसने दिया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया था। प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव। अगला प्रश्न, माध्यमिक स्तर की पाठचर्या में कितने विषय रखे गए थे? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार 8 विषय रखे गए थे। अगला प्रश्न, प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव किस आयोग ने दिया गया था? ये दिया गया था माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुशासन संबंधी क्या सुझाव दिए गए थे? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अनुशासन संबंधी क्या सुझाव दिए थे? उत्तर है 17 वर्ष से कम आयु के बच्चों के राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेना तथा बाद चुनाव प्रचार कराना गैर कानूनी घोषित किया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के ने शिक्षकों की नियुक्ति व सेवा शर्तों के संबंध में क्या सुझाव दिए थे? इसका उत्तर है परीक्षण काल साधारणतया 1 वर्ष, 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष सेवानिवृत्ति, शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन करने की स्वीकृति ना दी जाए। ये माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षक की नियुक्ति व सेवा शर्तों के बारे में सुझाव दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं, स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने का सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया था? तो स्कूल स्वास्थ्य सेवा शुरू करने का सुझाव दिया गया था माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न, योग्य अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण के कोर्स को जोड़ने का सुझाव मुदालियर कमीशन ने दिया। कौन सा कोर्स था? तो ये था एमएड कोर्स को जोड़ने का सुझाव दिया था मुदालियर कमीशन ने। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा आयोग शिक्षकों की शिकायतों पर विचार करने हेतु किस बोर्ड की नियुक्ति का सुझाव दिया? तो ये आर्बिट्रेशन बोर्ड की नियुक्ति का सुझाव दिया था माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, जो शिक्षकों की शिकायतों को विचार करने हेतु बोर्ड बनाने का सुझाव माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम संबंधी क्या सुझाव दिए थे? उत्तर है मातृभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, गणित, सामाजिक विषय, कला एवं संस्कृति, हस्तशिल्प, शारीरिक शिक्षा व त्रिभाषा सूत्र। ये माध्यमिक शिक्षा के सुझाव थे, माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव थे माध्यमिक शिक्षा के बारे में। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कितने कार्य दिवस निर्धारित किए? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 200 कार्य दिवस, 2 माह ग्रीष्मावकाश व शीतकालीन, ठीक है, 200 कार्य दिवस निर्धारित किए थे और 2 माह का अवकाश निर्धारित किया था, ग्रीष्मावकाश और शीतकालीन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण भारत में माध्यमिक शिक्षा के संबंध में समान नीति व समान योजना बनाना। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया? तो मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को 7 वर्गों में विभाजित किया। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कोठारी कमीशन से संबंधित प्रश्नों को। कोठारी आयोग, इसके अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1964 में। अगला प्रश्न, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी। अगला प्रश्न, 25% व्यावसायिक स्कूलों में 25% स्कूलों को व्यावसायिक स्कूलों में परिवर्तित करने का सुझाव किस आयोग ने दिया था? ये कोठारी आयोग ने दिया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत में 10+2+3 भारतीय शिक्षा में 10+2+3 प्रणाली का सुझाव किस आयोग ने दिया था? ये दिया था कोठारी आयोग ने। अगला प्रश्न, पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित भारत के प्रथम शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी? ये की गई थी 24 जुलाई 1968 को। अगला प्रश्न, श्री DS कोठारी आयोग के अध्यक्ष बनने से पूर्व किस पद पर आसीन थे? ये थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष श्री DS कोठारी को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है?
तो इन्हें 1962 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1973 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इनके प्रशासनिक व शैक्षणिक कार्य के लिए। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई? तो भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 24 जुलाई 1968 को घोषित की गई थी। अगला प्रश्न, श्री डी.एस. कोठारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कब नियुक्त हुए? तो ये श्री डी.एस. कोठारी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष श्री डी.एस. कोठारी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे 1961 में। ठीक है, यानी यूजीसी के चेयरमैन ये बने थे 1961 में। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। संपूर्ण देश में कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने तथा स्नातकोत्तर तक की शिक्षा मातृभाषा में देने का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो ये दिया था कोठारी आयोग ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी से संबंधित प्रश्न जो कि आपके सिलेबस में है। इसमें पहला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव कब रखी गई? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव रखी गई थी 28 दिसंबर 1953 को। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को औपचारिक रूप से कब स्थापित माना जाता है? तो ये 1956 से स्थापित माना जाता है औपचारिक रूप से। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूजीसी की स्थापना के समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अर्थात नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा का आयोजन कौन कराता है? तो ये कराता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी कराता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अर्थात नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का संबंध किससे है? तो ये है यूजीसी यानी विश्वविद्यालय व महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित एक परीक्षा कराई जाती है। ये वही परीक्षा है जिस परीक्षा को पास करने के बाद विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? तो ये है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यह है प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह या डीपी सिंह। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन कब किया गया था? यह किया गया था एक बार 1974 में और 1977 में इनका पुनर्गठन किया गया था। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रमुख दायित्व क्या है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रमुख दायित्व है देश में उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए विश्वविद्यालय व महाविद्यालय को प्रोत्साहन देना, शोध कार्यों के लिए अनुदान व उच्च शिक्षा हेतु सलाह व परामर्श देना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? तो एनसीईआरटी का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अगला प्रश्न देखते हैं, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1961 को। अगला प्रश्न, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? एनसीईआरटी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की आधिकारिक भाषा क्या है? तो एनसीईआरटी की आधिकारिक भाषा हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। अगला प्रश्न देखते हैं, एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक कौन है? तो एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक है ऋषिकेश सेनापति। अगला प्रश्न, एनसीईआरटी की स्थापना से पूर्व कितने संस्थान कार्य थे जिन्हें मिलाकर एनसीईआरटी की स्थापना की गई? तो ये एनसीईआरटी की स्थापना से पूर्व 7 संस्थान कार्य थे जिन्हें मिलाकर एक संस्थान एनसीईआरटी की स्थापना की गई। आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं, एनसीईआरटी ने औपचारिक रूप से अपना कार्य कब से शुरू किया? तो 1 सितंबर 1961 से कार्य प्रारंभ किया था और 27 जुलाई 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और 1 सितंबर 1961 से औपचारिक रूप से और यूजीसी यानी एनसीईआरटी ने यूजीसी मैंने गलत कहा, एनसीईआरटी ने औपचारिक रूप से अपना कार्य 1 सितंबर 1961 से आरंभ किया था और 27 जुलाई 1961 को एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्ता लाना। अगला प्रश्न,
एनसीईआरटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एनसीईआरटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री भी हैं। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे एनसीटीई। ठीक है, एनसीटीई यानी एनसीईआरटी से अलग एनसीटी है। इसके अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहले प्रश्न को देखते हैं। एनसीटीई का पूरा नाम क्या है? तो एनसीटीई का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अर्थात एनसीटीई की स्थापना कब हुई? तो एनसीटी यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अर्थात एनसीटी की स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1995 को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अर्थात एनसीटी की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अर्थात एनसीटी की स्थापना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत की गई थी, एनसीटी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 1973 से पूर्व राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अर्थात एनसीटी की भूमिका क्या थी? तो 1973 से पूर्व राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अर्थात एनसीटी की भूमिका थी अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारों को सलाह देना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अर्थात एनसीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अर्थात एनसीटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर विनीत जोशी। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा के मानक तय करने का अधिकार किस संस्था को है? तो भारत में शिक्षा के मानक तय करने का अधिकार एनसीटी को है, यानी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एनसीटी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? एनसीटी का प्रमुख उद्देश्य संपूर्ण भारत में अध्यापक शिक्षा को योजनाबद्ध लागू करना तथा सामाजिक विकास को प्राप्त करना। अगला प्रश्न, किस शिक्षा नीति में अपेक्षित संस्थानों से युक्त राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना की परिकल्पना की गई थी? तो ये की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अर्थात एनसीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन हुआ था 13 जून 2005 को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था 2009 में, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन नाम से, यानी रिपोर्ट टू द नेशन नाम से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी सिफारिशें कितने बार प्रस्तुत की? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी सिफारिशें 4 बार प्रस्तुत की, 2006 में, 2007 में, 2008 में और 2009 में। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित था? तो ये आधारित था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005-6 के प्रतिवेदन के आधार पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को किस कक्षा से प्रारंभ करने का सुझाव दिया था? प्रथम कक्षा से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सुझाव दिया था, प्रथम कक्षा से अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने का सुझाव दिया था। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा अंग्रेजी को एक विषय के रूप में तीसरी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया था। ठीक है, तो प्रथम कक्षा से अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का सुझाव दिया था और अंग्रेजी को एक विषय के रूप में तीसरी कक्षा से शुरू करने की बात कही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन कब और किस नाम से प्रकाशित हुआ था? राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट टू नेशन 2009 के नाम से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना की सिफारिश की थी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। अगला प्रश्न, शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए एकल खिड़की की अवधारणा किस आयोग द्वारा की गई थी? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा। आगे चलते हैं, अब देखेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम को 1 अप्रैल 2010 से लागू किए जाने की घोषणा कब की गई थी? 22 फरवरी 2010 को। अगला प्रश्न,
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा का तात्पर्य कक्षा 8 से 8 तक की शिक्षा, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बच्चों की शिक्षा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था अनुच्छेद 21A या 21 को कहा जाता है इसे, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न, RT एक्ट 2009 के तहत निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं? तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों में 25% सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, RT एक्ट 2009 की किस धारा में बच्चों को शारीरिक दंड देना या प्रताड़ित करना निषेध बताया गया है? तो ये बताया गया है धारा 17 में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। RT एक्ट 2009 के तहत विद्यालयों में शिक्षकों के लिए एक वर्ष में कितने दिन और कितने घंटे कार्य करना आवश्यक है? तो यह प्राथमिक स्तर पर 800 घंटे और 200 दिन कार्य करना आवश्यक है, और उच्च प्राथमिक स्तर पर 1000 घंटे व 220 दिन कार्य करना आवश्यक है। अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने छात्र संख्या पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति होगी? तो ये 100 से अधिक छात्र संख्या पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति होगी। अगला प्रश्न, RT एक्ट 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य कितने घंटे करना आवश्यक है? तो ये है 45 घंटे कार्य करना आवश्यक है एक शिक्षक के लिए विद्यालय में। ठीक है, RT एक्ट 2009 के अनुसार। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। भारतीय संविधान की शुरुआत में शिक्षा के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मान्यता दी गई थी? अनुच्छेद 41 के तहत। RT एक्ट के तहत विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की आयु कितनी है? 18 वर्ष। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं रूसा से संबंधित प्रश्नों को। RUSA रूसा किससे संबंधित है? ये उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने से संबंधित है। रूसा का पूर्ण नाम क्या है? रूसा का पूर्ण नाम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न है, रूसा की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई? ये की गई थी अक्टूबर 2013 में। रूसा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देना, वित्त पोषण द्वारा विभिन्न योजना को प्रोत्साहन देना व उच्च शिक्षा में अन्य सुधार। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, रूसा के तहत केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के लिए वित्त पोषण का सामान्य राज्यों के लिए वित्त पोषण का अनुपात क्या है? तो सामान्य राज्यों के लिए यह है 65% केंद्र का और 35% राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, और विशेष राज्यों के लिए 90% केंद्र द्वारा और 10% राज्य द्वारा। ठीक है, ये सेंट्रल और स्टेट। अगला प्रश्न देखते हैं। रूसा पर केंद्र सरकार प्रतिवर्ष लगभग कितना रुपया खर्च करती है? 2016-17 से प्रतिवर्ष 1500 करोड़ रुपए उच्च शिक्षा पर केंद्र सरकार खर्च करती है। अगला प्रश्न, NRP क्या है? राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप, नेशनल रिसर्च प्रोफेसरशिप। अगला प्रश्न क्या है? NRP का संबंध किससे है? विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के उच्च शिक्षा शिक्षकों से या प्राचार्यों से 65 वर्ष से अधिक आयु के। ठीक है। अगला प्रश्न, NRP की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई? ये 1949 में की गई थी। अगला प्रश्न, NRP का उद्देश्य क्या है? 65 वर्ष से अधिक आयु के विशेष प्राचार्यों को सम्मानित करना और प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न, हाँ, अब देखते हैं समानता के लिए शिक्षा से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई? ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का वर्णन है? तो अनुच्छेद 21 में वर्णन है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये है अनुच्छेद 30 में, अल्पसंख्यकों। ठीक है। अगला प्रश्न, मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता योजना कब शुरू की गई थी? 1993-94 के दौरान। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा व लिपि व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये है अनुच्छेद 29 में वर्णित है। निःशक्त जन समावेशी शिक्षा योजना यानी EDSS की शुरुआत कब की गई? ये की गई थी 2009-10 के दौरान, कक्षा 9 से 12 तक के निःशक्त छात्रों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न, आप देखेंगे हम सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई थी 2001-2 में शुरुआत की गई थी और 2000 में इसकी योजना बनाई गई थी। 2000 में इसकी योजना तैयार की गई थी और 2001-2 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं,
सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी? ये की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख केंद्रित क्षेत्र क्या हैं? तो विशेष जरूरतमंद बच्चे, बालिका शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता, वैकल्पिक स्कूली व्यवस्था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान में वित्तीय भागीदारी केंद्र व राज्य सरकारों की वर्तमान में कितना कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो ये 65:35, ठीक है, ये 65:35 है, ठीक है, ये केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय योगदान में। अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान में सभी बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने का लक्ष्य था 2010 तक, ठीक है, 2001-2 में इसकी शुरुआत हुई तो 2010 तक इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, एमडीएम मध्याह्न योजना कब शुरू हुई? तो ये हुई थी 15 अगस्त 1995 को। विद्यालय में छात्र छात्राओं की उपस्थिति को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। भोजन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न, एमडीएम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? एमडीएम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये सभी दिए गए हैं, नामांकन वृद्धि, पोषण स्तर बढ़ाना और ठहराव करना, ठीक है। अगला प्रश्न, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य में इस अभियान का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, है शिक्षा मंत्री होते हैं राज्य में, ठीक है। अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित यह कार्यक्रम जो विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने से संबंधित है, इसका नाम क्या है? इसमें से CWSN है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में जन आंदोलन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सर्व शिक्षा अभियान को, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में जन आंदोलन कहा जाता है सर्व शिक्षा अभियान SSA को। अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, यानी मानव संसाधन विकास मंत्री। आगे चलते हैं, और अब इसका नाम शिक्षा मंत्री कर दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आप ई गवर्नेंस से देखेंगे। अगले प्रश्नों को, पहला प्रश्न है, ई गवर्नेंस का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में अमेरिका में। ई गवर्नेंस के अंतर्गत नागरिकों को सूचनाएं एवं सेवाएं किस माध्यम से प्रदान की जाती हैं? तो ये विद्युत एवं सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान की जाती हैं। भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत कब हुई? 1970 में। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? NIC, यानी 1977 में। आगे चलते हैं, निकनेट क्या है? इसकी शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क है ये निकनेट, और इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 18 अगस्त 2006 को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये मैंने लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने जो आपका भारतीय शिक्षा से इतिहास संबंधित जो आपका सिलेबस है, आपकी अभिरुचि वाले प्रश्न पत्र में, उससे संबंधित मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। तो आप इस वीडियो को बार बार दोहराइए, ठीक है, और इस वीडियो को अगर आप बार बार दोहराएंगे तो ये प्रश्न आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने तेज बोला है ताकि वीडियो का टाइम ड्यूरेशन कम हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। तो ये थे 48 प्रश्नों को मैंने इसमें 48 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने लिया है, ठीक है, और आप और भी प्रश्नों को देख सकते हैं, लेकिन इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को बार बार देखिए, बार बार दोहराइए, ठीक है। केवल प्रश्न ही प्रश्न मैंने इस वीडियो में दोहरा दिया है, बाकी थ्योरी मैंने पिछली वीडियोज़ में आप लोगों को पढ़ा रखी है, ठीक है। और इस वीडियो को आप बार बार दोहराइए, मेरी सलाह तो यही है, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है, 21 तारीख को आपका पेपर है, और परीक्षा पूर्व एक सरसरी नज़र से दोहराने के लिए ये वीडियो मैंने आपका बनाया है, ताकि आप डिटेल में न जाकर बिल्कुल प्रश्नों को याद कर सकें, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिए और इसे लाभ उठाइए, और बार बार इन प्रश्नों को आप दोहराइए, ठीक है। और मैं आपके सफलता के लिए जो आप ये तैयारी कर रहे हैं उसमें मैं आपके साथ हमेशा हूँ। अभी 1 हफ्ते का समय है लगभग, तो इसमें भी मैं आगे कुछ ऐसे ही कुछ दोहराव के लिए, रिवीजन वर्क के लिए कुछ वीडियो आपको बनाता रहूँगा, ठीक है, ताकि आपको इससे मदद मिल सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या आपको इससे कोई मदद मिलती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई कमी आपको लगती है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं अपनी कमियों को भी सुधारूं और आपके इस सफलता में भागीदार बन सकूं, ठीक है। बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए,
और मेरे इस चैनल को देखिए, इस वीडियो को देखिए, लाभ उठाइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी कीजिए। तैयारी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छी तैयारी कीजिए और बहुत अच्छा आपका पेपर हो। ठीक है, आगे एक हफ्ते में मैं एक हफ्ता आपके पास बचा है, मैं कुछ ऐसे ही वीडियो जो आप सरसरी नज़र से दोहरा सकें परीक्षा से पूर्व, वो वीडियो भी आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, बाकी की जानकारी आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने अध्ययन को जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।